वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है आज के इस शानदार वीडियो में। आज हम लेके आए हैं आपके हाफ ईयरली का जो क्लास 9th का जो पेपर है उसका पूर्ण सॉल्यूशन लेके आए हैं। तो टोटल क्वेश्चन आपके 45 थे और जो पेपर था वो आपका 70 नंबर का था। जैसा हमने बताया था वैसा ही आया था। टाइमिंग आपका मोर देन सफिशिएंट था, 3 घंटा 15 मिनट। लेकिन कुछ कमेंट आ रहे थे जिनमें कह रहे थे कि भाई ये टाइम सफिशिएंट नहीं था। तो इसमें आपके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे और उनके सॉल्यूशन एकदम छोटे छोटे थे। तो इस पेपर का हम पूर्ण सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। तो ये जो सॉल्यूशन है, जो एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है वो इसकी बार ज़्यादा पूछे गए थे और जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है वो भी ज़्यादा आए थे। तो जो पहला प्रश्न है अपना, जो 25 डिग्री जो आपका केल्विन है, जो 25 डिग्री सेल्सियस है उसको अपने को केल्विन बदलना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 298 केल्विन। फिर है 0 डिग्री सेल्सियस पर जो जल की भौतिक अवस्था होती है वो कौन सी होती है? ठोस होती है। फिर इमल्सन का उदाहरण था, तो इमल्सन का उदाहरण होता है दूध। फिर चौथा क्वेश्चन, ऑक्सीजन के जो क्वथनांक का मान होता है वो होता है माइनस का 183 डिग्री सेल्सियस। HNO3 में ऑक्सीजन के परमाणु कितने हैं? तो अपन जानते हैं HNO3 में ऑक्सीजन के परमाणु कितने हो जाएंगे? 3। बहु परमाणु सल्फेट आयन का जो संकेत है वो है कितना? SO4 2-। तो ये जिस स्टूडेंट का भी पेपर था उसने आंसर है वो लगभग सही किए थे। फिर है कि सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? तो ये तो हम सबसे पढ़ते ही आए, 8 क्लास में भी हमने पढ़ा था। 281 हो जाएगा सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिसका फॉर्मूला रहेगा 1s2 2s2 2p6 3s1। अब है कैल्शियम परमाणु का परमाणु क्रमांक क्या है? तो ये अपन जानते हैं पोटेशियम कैल्शियम, ये आता है 20 नंबर पे। कोशिका झिल्ली का जो बिजली घर है, जो पावर हाउस ऑफ सेल्स जिसे हम कहते हैं, वो अपन क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। फिर 10वां प्रश्न है, डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? ये हम सभी जानते हैं कि डीएनए के क्रियात्मक खंड को अपन क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। तो कमेंट करके बताना कि इन एमसीक्यू क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और जो क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है उसको यहाँ से आप सही कर लेना। फिर है कि जीवधारियों में जो जो सेल्स हैं वो किस लिए होती हैं? तो विभाजन हेतु सेल्स बनी होती है। अमीबा अपन जानते हैं कि कौन सा होता है? कोशिकी, एक कोशिकी जीव है। तो जो चालनी नलिका है वो आपकी किस में पाई जाती है? फुले में पाई जाती है। रक्त एक प्रकार का आपका तरल संयोजी ऊतक है और स्थिति में परिवर्तन एक गति होती है। और जो आपका किसी वस्तु का जो, तो 16 में क्या दे रखा है कि किसी वस्तु का त्वरण है वो प्रति इकाई समय में उसके वेग में होने वाले परिवर्तन है। तो ये जो प्रश्न थे ये आपके कौन से प्रश्न थे? रिक्त स्थान वाले प्रश्न थे। इन रिक्त स्थान में आपको जो रिक्त स्थान जहाँ खाली शब्द है उस शब्द की पूर्ति करनी थी। तो इसमें आपको परिभाषा भी दी गई है और एक एग्जाम्पल भी दिए गए हैं। तो ये जो रिक्त स्थान वाले प्रश्न है ये थोड़े कंफ्यूजिंग वाले हो सकते थे प्रश्न, लेकिन इनमें भी इतना ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं था। फिर अपना प्रश्न था कि जो प्रश्न नंबर 17 था, रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण लिखना है। तो रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण क्या है? अपन जानते हैं कि लोहे का जंग लगना, लकड़ी का जलना, ये सभी रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण होते हैं। फिर है कि यौगिक किसे कहते हैं और सूक्ष्म बर्फ किसे कहते हैं? ये सभी आपके आप देख सकते हैं कि ये एक एक नंबर के प्रश्न है। अभी तक जो भी प्रश्न आए हैं वो आपके एक एक नंबर तक के प्रश्न आए हैं। और आगे हम देखते हैं इनका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा। तो रासायनिक परिवर्तन क्या है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण दो, तो अपन जानते हैं लोहे पर जंग लगना, भोजन का पचना, लकड़ी का जलना, ये सभी रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। फिर अपना जो प्रश्न था अगला वो था यौगिक किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 18। तो यौगिक वह पदार्थ होता है जो दो या दो से अधिक तत्वों के रासायनिक बंध द्वारा मिलकर बनता है। उसका पारणी जो उदाहरण हो जाएगा वो पानी, जिसको अपन H2O कहते हैं। H होता है हाइड्रोजन, ठीक है। H क्या होता है? हाइड्रोजन। और जो आपका O होता है वो होता है O2, जिसको अपन क्या कहते हैं? ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो अलग अलग तत्व हैं जो इनसे मिलकर बना होता है वो यौगिक। सूक्ष्म बर्फ किसे कहते हैं? तो जमाए हुए जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसको शुष्क बर्फ कहते हैं, शुष्क बर्फ या ड्राई आइस कहते हैं। इसका उपयोग ठंड रखने के लिए किया जाता है, मतलब ठंडा रखने के लिए किया जाता है। अब अगला प्रश्न था कि हमारे जो ये 20 वाले प्रश्न है, ये जो छोटे छोटे प्रश्न है कि लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है, इसका कारण क्या होगा? फिर 21वां प्रश्न है संयोजकता इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? फिर 22वां संपराश्री विलयन किसे कहते हैं? वेग किसे कहते हैं? और फिर 24वां प्रश्न गुरुत्वीय त्वरण का मान। इसका हम बता दें कि गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 6.6 गुणा 10⁻⁻12 होता है। अब गलनांक को परिभाषित करना है और टिंक्चर आयोडीन में विलय कौन है? तो इन सभी के उत्तर हम एक एक करके आपको प्रोवाइड करा देते हैं। पहला है ये जो लोहे की अलमारी है जो कमरे के ताप पर ठोस क्यों है, इसका उत्तर ये रहा। आप इसमें से देख लेना, अगर वो कंफ्यूजन हो तो कमेंट कर देना। संयोजकता इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? तो किसी परमाणु के बाहरी कक्षा में उपस्थित वे इलेक्ट्रॉन जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। संपरा विलयन या इसको हम संपरासरी विलयन कह सकते हैं, संपरासरी। संपरासरी विलयन में क्या होता है कि परासरण दाब होता है वो समान होता है। अगला प्रश्न था कि वेग की परिभाषा लिखनी है। तो किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में की गई चाल या विस्थापन की दर को दर्शाता है। यह एक सदिश राशि है जिसका परिमाण और दिशा दोनों होते हैं।
फिर अपन अगले प्रश्न की बात करें तो अपना अगला प्रश्न गुरुत्वीय त्वरण वाला प्रश्न था, वो भी अभी देख लेते हैं। गुरुत्वीय त्वरण का प्रश्न था कि गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है। अब ये जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है वो 9.8 मीटर प्रति सेकंड होता है, और जो 6.6 वाला मान था वो ईस जी का था। तो अपन ये फॉर्मूला जानते हैं ना गुरुत्वीय त्वरण का, जी m1m2/r²। तो ये जी है ना, इस जी का मान वो 6.6 वाला था। गलनांक को परिभाषित करना है, सिंपल क्वेश्चन था। टिंचर आयोडीन में विलेन क्या है, और हाइड्रोजन के समस्थानिकों के नाम लिखने थे। अगले बात करें तो हमने देखा था कि हाइड्रोजन के समस्थानिकों के तीनों नाम देख लिए थे। फिर क्वेश्चन नंबर 18 था कि समस्थानिकों के 3 उपयोग। फिर गुणती चौथा, चाल व वेग में अंतर, और गति का तीसरा समीकरण लिखना था, और दाब किसे कहते हैं। तो ये छोटे छोटे प्रश्न थे जिनको अपन ने नोट्स में भी कवर किया था। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान हमने लिख दिया था, गलनांक को परिभाषित भी कर दिया था, हाइड्रोजन को भी जो समस्थानिकों के नाम थे वो भी लिख लिए थे। फिर था कि समस्थानिकों के 3 उपयोग क्या क्या है। जो आपके समस्थानिक होते हैं उनके अपन डेली लाइफ में क्या उपयोग हो सकते हैं, जो साइंस जो लेबोरेटरी में होता है। ड्यूटेरियम का उपयोग न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में किया जाता है। ट्रिटियम का उपयोग अपन परमाणु बम और रेडियोधर्मी घड़ियों में करते हैं। और कार्बन चौदह का उपयोग जीवाश्मों की आयु निर्धारण में करते हैं, जिसको अपन क्या कहते हैं दोस्तों, कार्बन डेटिंग कहते हैं। जिससे अपन जो जीवाश्मों की आयु ज्ञात करते हैं ना, उसको कहते हैं कार्बन डेटिंग। अब है चाल व वेग में अंतर बताना है। तो वेग दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, और गति में केवल परिमाण होता है और दिशा का कोई महत्व नहीं होता है। तो ये कुछ छोटे छोटे आंसर थे। फिर अपन देखते हैं कि दाब किसे कहते हैं। दाब की परिभाषा देखने, दाब का सूत्र भी अपन जानते हैं। प्रेशर होता है P बराबर F/A। ये आपका दाब का सूत्र भी होता है। F क्या होता है, बल, और A क्या होता है, एरिया, जिसको अपन क्या कहते हैं दोस्तों, क्षेत्रफल। तो ये आपको दाब किसे कहते हैं, प्रेशर को समझाना था। फिर था किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा भार में क्या अंतर है, उसको भी समझाना था। परमाणु द्रव्यमान की जो इकाई है वो परिभाषित करनी थी। फिर था नाइट्रिक अम्ल के आणविक द्रव्यमान का परिकलन करें, सूत्र लिखना था एल्यूमिनियम क्लोराइड, जिसको अपन क्या कहते हैं, AgCl। और इनके फॉर्मूले लिख दो। इनके आंसर देखते हैं। तो गति के समीकरण का तृतीय समीकरण क्या था, ये भी इसका आंसर हो गया। किसी वस्तु के द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है, और नाइट्रिक अम्ल HNO3 के निर्माण की जो परिकलन है वो भी हमने इसमें देख लिया था। तो अगले आंसर की बात करते हैं। समस्थानिकों के 3 उपयोग भी देख लिए थे, वेग और अंतर में भी देख लिया था। फिर है जी बोर की अवधारणा क्या थी, बोर का वैज्ञानिक था ना, उसकी अवधारणाएं लिखनी है। उत्प्लावकता की परिभाषा, वेग में परिवर्तन की दर को समझाना है। ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं उदाहरण देकर, और मिश्रण व यौगिक में अंतर। तो इनके भी आंसर देखते हैं हम एक एक करके। तो ये रहा आपका जो एल्यूमिनियम क्लोराइड और सोडियम सल्फाइड का सूत्र था, ये उसका हो गया। फिर है बोर की अवधारणा। तो बोर की ये अवधारणाएं थी जिसके 3-4 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। फिर था उत्पादकता किसे कहते हैं। उत्पादकता क्या होता है, वह बल है जो किसी दरों में डूबे हुए वस्तु पर ऊपर की ओर लगता है। यह बल वस्तु के विस्थापित दरों के भार के बराबर होता है। उदाहरण क्या है कि पानी में डूबी हुई लकड़ी पर ऊपर की ओर जो बल लगना, वो हो गया। फिर था वेग में परिवर्तन और अंतर क्या है, ये हमने देख लिया था। जो ऊर्ध्वपातन है उसको एग्जाम्पल देके समझाना था। अब है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, जो आपके बड़े बड़े भी हो सकते हैं। तो मिश्रण व यौगिक में अंतर निर्माण, पादप कोशिका का नामांकित चित्र, न्यूरॉन का नामांकित चित्र, और फिर है कोलाइड के गुणधर्म। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके बड़े बड़े प्रश्न हो सकते हैं। अब इसमें जो मिश्रण में और यौगिक में अंतर क्या है, तो ये आप देख सकते हैं। पूरा हमने एक ऐसी तरह से टेबल बनाई है मिश्रण व यौगिक में अंतर की। तो इसमें आप अच्छी तरह से टेबल बना के ये अंतर वाले क्वेश्चन आपको लिखने थे। फिर है तंत्रिका कोशिका का चित्र है। ये आपकी जो तंत्रिका कोशिका है, जिसको अपन क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। ठीक है, तंत्रिका कोशिका, या फिर हम क्या कह सकते हैं, इसको न्यूरॉन कह सकते हैं। उसका ये डायग्राम है। और ये आपका जो पादप कोशिका है उसका चित्र है। ये अपने को बनाने को कहा था प्रश्न में, तो हमने बना लिया। फिर है कोलाइडों के गुणधर्म लिखने थे, और जटिल स्थायी उत्तक की विस्तार से व्याख्या करो, और आवश्यक चित्र भी बनाओ। ये प्रश्न है आपका 6 नंबर का। तो ये बड़े वाले प्रश्न यहाँ से शुरू होते हैं, तो इनके भी देख लेते हैं। तो ये आपके जो कोलाइड था उसके गुणधर्म क्या है, उसको हमने इसमें देखा है, कोलाइड के गुणधर्म। तो गुणधर्म कोलाइड के ये गुणधर्म है, 6 गुणधर्म है। तो अच्छी तरह से इनको भी आप नोट डाउन कर लेना। अब है जटिल स्थायी उत्तक की विस्तार से व्याख्या करो, और आवश्यक चित्र भी बनाओ। उसके अथवा में प्रश्न दे रखना है कि चित्र की सहायता से संयोजी उत्तक की विस्तार से व्याख्या करो। तो अपन पहले वाला क्वेश्चन करते हैं जो 44वां क्वेश्चन है। फिर अपने को समय संरक्षण का नियम लिखना था, और ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन था, इसको सॉल्व करना था। तो समय संरक्षण का नियम भी अपन जानते हैं। तो पहले जटिल स्थायी उत्तक की परिभाषा देख लेते हैं कि जटिल स्थायी उत्तक पौधों में ऐसे उत्तक होते हैं जो विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, एक साथ मिलकर विशिष्ट कार्य करते हैं। पौधों में मुख्य प्रकार के जटिल उत्तक कौन से हैं, एक तो है जाइलम। ठीक है, जाइलम में क्या क्या होते हैं, और एक होता है फ्लोएम। ठीक है, ये दो प्रकार के जटिल उत्तक हैं, जो जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, इनको अपने को समझाना था। फिर उनकी विशेषताएं भी लिख सकते हैं, लेकिन विशेषताएं लिखने की जरूरत नहीं थी। अब है अपना जो प्रश्न था
जटिल स्थायी उत्तक वाला तो हो गया था। अब है न्यूमेरिकल वाला प्रश्न, जो अपन पहले वाला प्रश्न करेंगे। अथवा में दे रखे थे, या तो आप ये कर लो, ठीक है, या फिर आप ये कर लो, दोनों में से एक करना था, मतलब एक प्रश्न कोई भी सॉल्व करना था अपने को, दोनों ही 6-6 नंबर के। समय संरक्षण का नियम, समय संरक्षण का नियम क्या कहता है, इसको हम अच्छी तरह समझते हैं कि समय क्या होता है, किसी वस्तु का गुण है जो उसके द्रव्यमान और वेलोसिटी के गुणनफल से प्राप्त होता है। इसको निम्न अपन सूत्र से लिख सकते हैं। समय जिसको अपन p से लिखते हैं, उसका जो फॉर्मूला होता है, द्रव्यमान जिसको अपन m से लिखते हैं, और वेलोसिटी जिसको अपन v से लिखते हैं, ये होता है समय का फॉर्मूला। अब ये जो समय संरक्षण का सूत्र है ना, वो यही होता है, समय संरक्षण का नियम होता है वो ये होता है। और ये जो समय संरक्षण का नियम है, यही अपने को इसमें एक्सप्लेन करना था। फिर अपना अगला क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल वाला प्रश्न था। ये प्रश्न था जो अपना क्या था, न्यूमेरिकल था, ठीक है। ये प्रश्न जो आपका न्यूमेरिकल का था, ये थोड़ा हार्ड हो सकता है आपके लिए। तो पहले अपने प्रश्न में क्या दे रखा था, पिस्टल का द्रव्यमान दे रखा था 2 kg, गोली का द्रव्यमान 20 ग्राम दे रखा था, 20 ग्राम को अपन ने किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया। गोली का वेग 150 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है। यदि पिस्टल पीछे की ओर v वेग से हो तो समीकरण क्या बनेगी, mv प्लस में स्मॉल mv बराबर 0। तो पिस्टल का वेग v हो जाएगा, तो फॉर्मूला बनेगा माइनस का mv बटे m। अब जो वैल्यू दे रखी है वो दे दो। अब स्मॉल m की वैल्यू क्या थी, जो अपन ने देखी थी शुरुआत में, क्या थी, 0.020 kg, गुणा में v, वेग की वैल्यू थी 150 मीटर प्रति सेकंड, और फिर था 2। तो इसे काटेंगे तो ये आपका आ जाएगा 150 का आधा 75 को इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 1.5 मीटर प्रति सेकंड के आ जाएगा। तो यहाँ ऋणात्मक चिन्ह यह संकेत देता है कि पिस्टल की गोली के वेग की विपरीत दिशा में प्रतिशत होता है। तो जो फाइनल आंसर आएगा अपना, वो आएगा माइनस का 1.5 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पर आपका इसका जो सॉल्यूशन है, पेपर सॉल्यूशन खत्म होता है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। इतना हमने आपके लिए सॉल्यूशन की मेहनत की है, तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।